दोस्तों जैसे कि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 26 फरवरी को हमारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स का जो पेपर है ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस का पेपर जो है सेम टू सेम होता है। इसलिए मेरे दोस्तों ये क्लास आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कंप्लीटली एक सेट लेकर आया हूं जिसे देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा मेरे भाई कि आखिरकार किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन छपने की संभावनाएं हैं। आइए सर सबसे पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और मेरे दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप क्लास 12 में स्पेशल इकोनॉमिक्स का क्लास करना चाहते हैं, सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक्स का, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि क्लास 12 में हमारा 2 बुक आती है इकोनॉमिक्स में क्लास 11 की तरह। अगर हम लोग सही टाइम पे अगर स्टार्ट नहीं करेंगे तो सही टाइम पे खत्म नहीं होगा, और खत्म नहीं होगी तो दोस्तों हम लोग क्रैश कोर्स में रिविजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग याद रखिए दोस्तों 1 मार्च को हमारा एक कोर्स लॉन्च होगा दोस्तों। ये कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के लिए होगा, आर्ट्स स्ट्रीम के लिए ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है भाई, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट्स को दोस्तों कोर्स में अगर आपको ज्वाइन करने में कभी भी कोई दिक्कतें होगी तो इस नंबर पे आप लोग कॉलिंग कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए भाई पहला क्वेश्चन पे सर कि निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण कौन सा है। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है, याद रखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, धन अर्जित करना भाई। देखिए दोस्ती की शादी में शामिल होंगे तो क्या आप पैसा कमा सकते हैं भाई? नहीं। बस एक बात याद रखिएगा, आर्थिक क्रिया का मतलब होता है पैसा कमाना। क्या रसगुल्ला? पैसा कमाना, ठीक है भाई। अच्छा घर में पूजा करेंगे तो क्या हमको पैसा मिलेगा भाई? नहीं। लेकिन विद्यालय में पढ़ाना मुझे पैसा मिलेगा भाई, बिल्कुल सही है सर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दूसरी बात, अपने घर की सफाई करने से हमको पैसा मिलेगा भाई? नहीं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, स्टैटिक्स सांख्यिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है भाई? सांख्यिकी का मतलब एक तरह से देखा जाए तो स्टैटिक्स की बात कर रहे भाई, तो आंकड़ों का संग्रह करना, आंकड़ों का क्लासिफिकेशन करना, डाटा का विश्लेषण करना, यानी हम बोल सकते हैं सर क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पर आते सर अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, ये स्टेटमेंट देने वाला क्या है भाई? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि सर कि इकोनॉमिक्स में कितना परसेंट चांस है कि मैं आपके पास अगर क्लास 12 में स्टडी करूं तो मेरे पास कितना परसेंट चांस की क्वेश्चन आएगा, मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन करने से पहले आप एक बार जाकर के शॉर्ट वीडियो मेरा देखिए, शॉर्ट वीडियो में जाकर पढ़ा हुआ है। इस साल का मैंने इकोनॉमिक्स का आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम का पेपर को मेरे दोस्तों मैंने क्या कर दिया था, हूबहू छाप दिया था। यकीन नहीं होता है तो जो एग्जाम दे चुके हैं उनसे जरूर पूछिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए घबराना नहीं मेरे भाई, माना कि इकोनॉमिक्स एक टफ सब्जेक्ट है पर डरना नहीं है। तो अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, ये स्टेटमेंट कौन सा ऐसा बंदा था जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था? उनका नाम था मेरे भाई क्या? अल्फ्रेड मार्शल। दूसरी बात याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो बोलेंगे सर एडम स्मिथ। क्या बोलेंगे सर? एडम स्मिथ चचा भाई। आपकी स्क्रीन पर आते सर अगला द्वितीय आंकड़ा का एक स्रोत है भाई। द्वितीय आंकड़ा का क्या भाई? एक हमारा इंटरनेट है, एक हमारा पत्रिका है, मतलब जिससे हमारा संचार होती है, जिससे दोस्तों हम लोग का सूचनाओं का आदान प्रदान होता है ना, उससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो बोलेंगे सर द्वितीय आंकड़ा। क्या बोलेंगे सर? सेकेंडरी डाटा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर सी। आपके स्क्रीन पर आते सर अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना का कार्य किन संस्था द्वारा होता है? भारत में आप सभी को पता है कि हर एक 10 साल के बाद वह जनगणना होती है, और पहली बार सफल जनगणना हुआ था मेरे भाई कब? 1881 में। कब भाई? 1881 को, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि जनगणना किसके द्वारा होता है? भारत के जनगणना। क्या बोलेंगे सर? भारत की जनगणना। और हाँ जनसंख्या दिवस पूछा जाएगा मेरे भाई तो 10 जुलाई को, जी हाँ मेरे भाई याद रखिएगा 10 जुलाई को हम लोग जनसंख्या दिवस मनाते भाई। आपकी स्क्रीन पर आते सर अगला, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष जनगणना हुई थी भाई? आजाद भारत में। आपसे पूछा गया ये नहीं भाई कि पहली बार जनगणना कब हुई, नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन को पलट दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पलटा भाई कि हमारा देश आजाद होने के बाद पहली बार कब जनगणना हुई भाई? आंख बंद करके बोलेगा सर 1951 में। क्या बोलेंगे सर? 1951। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो सर क्या भी। अगला आंकड़ों का कालिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है भाई? आंकड़ों का जो हमारा कालिक क्लासिफिकेशन है इसका आधार क्या होता है भाई? तो बोलेंगे सर टाइम, यानी हम बोल सकते हैं सर क्या? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो सर ए। अगला क्वेश्चन बात है सर, डाटा लेख किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं? डाटा जो लेख है आखिर वो किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं? सो संत और विभक्त चर दोनों के लिए। क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए मेरे भाई कि आखिरकार किस प्रकार पूछे जाने की संभावना है ज्यादा। आपके स्क्रीन पर आते सर अगला
और हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्लास 11 का कोर्स फ्री। और सिर्फ कोर्स ही फ्री नहीं, बल्कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी फ्री, जो झारखंड के सारे विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट लगा करके अपने तैयारी को इंप्रूव कर रहे हैं। तो आप किस लिए वेट कर रहे हैं? जाइए जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करते ही आपको क्लास 11 फ्री में मिल जाएगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं मेरे दोस्त, क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करते ही आपको क्लास 11 का कोर्स फ्री में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अभी 70% का डिस्काउंट चल रहा है, यानी आप लोगों का 999 रुपया का कोर्स मात्र आपको मिल रहा है 399 रुपया में। और हाँ, 2027 तक पढ़ाया जाएगा। एक बार पे करें और पूरे 2027 तक पढ़ते रहे हमारे साथ, सुबह दोपहर शाम। और हाँ, ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही होगी, दिए गए नंबर पे कॉल करें और हमारी टीम के साथ पूरा डिटेल्स में इस कोर्स के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और क्लास 12 की मैं बात कर रहा हूं, 15, 10, 12 से लेकर 15 मार्क्स का मैथ का क्वेश्चन है। मैं क्लास 12 की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब आप लोग क्लास 12 में इकोनॉमिक्स पढ़ाई करेंगे ना, तो वहां पे मेरे दोस्तों आपका 12 से 15 मार्क्स का नंबरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, ठीक है। और यहां पे आप लोगों को 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना भाई? मोहब्बत से बोले भाई, कितना? 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भाई, ठीक है। तो यहां पे एक डांटा दिया गया भाई, ठीक ना। और आपसे क्या पूछा गया दोस्तों? याद रहे, मीडियन यानी माध्यिका आपसे पूछा गया। सर क्या आखिर माध्यिका क्या है? आइए सर, सबसे पहले मेरे दोस्तों इसे आप लोग क्या करें भाई, सबसे पहले दोस्तों इसे आप लोग आरोही क्रम में अरेंज कीजिए, है ना भाई। असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को करना क्या मेरे भाई? अरेंज करना। चलिए मेरे भाई, मैं हम लोगों को अरेंज करके मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये भी हो गया दोस्तों, बचा के 14 के बाद कौन है सर? हमारा 25, ठीक है भाई। इस तरह से सबसे पहले आपको आरोही क्रम, यानी इंग्लिश में से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं जब भी आप लोग का माध्यिका निकालने के लिए कहा जाए। और मेरे दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में सजाने के बाद काउंट कीजिए कितना डाटा है। 3, 4, 5, 6, 7 है भाई। तो मेरे दोस्तों याद रखिए, 3 को डाटा को इधर फेंक दीजिए और 3 को डाटा को इधर फेंक दीजिए। बचेगा कौन सर? बीच वाला। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बीच वाला, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? याद रखिएगा ए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में प्रश्न तो आ रहा हो भाई कि सर अगर हमारा यहाँ पे 7 डाटा दिया, अगर 8 रहता तो घबराना नहीं है भाई। मान के चलिए मेरे भाई, यहाँ पे आपका मान के चलिए 26 है भाई, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं भाई, ठीक है ना। तो आपका 8 को डाटा हो गया भाई, 8 डाटा हो गया भाई। तो 8 में क्या करना भाई? 3 को इधर फेंक दीजिए। और दोस्तों यहां पे याद रखिएगा, 3 को आपको इधर फेंक देना भाई। क्या बोलेंगे सर? 3 को आपको इधर फेंक देना भाई, ठीक है। आपने क्या किया भाई? 3 को इधर फेंक दिए, 3 को इधर फेंक दिए, यस ना भाई। 3 को इधर फेंक दिए, बचेगा कौन? 2 को डाटा भाई। कौन बचा सर? 12 और 13। तो 12 + 13 और डिवाइडेड बाई 2, यानी दोनों को जोड़कर भाई याद रखिएगा आधा कर देना भाई। कितना हो जाएगा सर? 12.5। तो आपका एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों 12.5, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। आई होप कि मेरे दोस्तों आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से माध्यिका का जो मैंने फॉर्मूला यूज किया है, यह आप लोगों को बहुत ही प्यारा तरीके से पता चल गया होगा। देखिए दोस्तों, अगर इसी डाटा का अगर हमसे माध्य निकालने के लिए कहा जाता भाई, ओनली फॉर मीन, है ना भाई। याद रखिए, क्या बोलेंगे सर? मीन, ठीक है। ओनली फॉर मीन, ठीक है भाई। इंग्लिश में से मीन बोलते भाई। अगर माध्य निकालने के लिए कहा जाता ना, हम कुछ नहीं करते भाई। क्या करते? कुछ नहीं करते सर, कुछ नहीं करते सर, हम सिर्फ जोड़ते भाई। क्या सर? 12 + 13 + 8 + 9 + 11 + 14 + 25। बस मेरे भाई इसको जोड़ के और जितना डाटा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से डिवाइड कर देंगे, मेरा माध्य निकल गया भाई। सिंपल सा फंडा है भाई। क्या सिंपल सा फंडा है मेरे भाई। क्या बोलेंगे सर? माध्य निकालने के लिए बोलेंगे सर परीक्षणों की संख्या। क्या बोलेंगे सर? सॉरी, परीक्षणों का योग। क्या बोलेंगे सर? परीक्षणों का योग। क्या बोलेंगे सर? परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। क्षणों की संख्या याद रखें मेरे भाई, यानी परीक्षणों का योग कर लेंगे। कितना संख्या भाई? 7 से डिवाइड कर देंगे, आपका निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। सर्वाधिक परंपरता वाला चर क्या कहलाता है भाई? अच्छा एक बात बताए भाई, जो बार बार आता है भाई, जो बार बार आता है ना दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या? बहुलक बोलते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर? हम लोग अक्सर क्लास 8, 9 में पढ़ चुके मेरे भाई, क्या? बहुलक, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को दो बराबर भागों में विभाजित करता है? अभी तो बताएं सर कि दो बराबर भागों में जो हमारा विभाजित कर रहा है ना दोस्तों, उसी को तो हम लोग बोलते हैं माध्यिका। अभी दो बराबर भागों में विभाजित किया या नहीं भाई, बताइए यहाँ पे बताया थी या नहीं? तो उसी को बोलते हैं भाई क्या, हम लोग बोलते हैं सर माध्यिका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला 25, 30, 40, 20, 50, 15 दोस्तों का प्रास क्या है? इंग्लिश में इसे दोस्तों याद रखिएगा रेंज बोलते भाई। क्या बोलेंगे सर? रेंज बोलते भाई। और हिंदी में इसे हम लोग क्या बोलते भाई? परास बोलते। क्या रसगुल्ला? ए रसगुल्ला रे रसगुल्ला, इसे हम लोग परास बोलते भाई। और परास का फॉर्मूला मेरे दोस्तों याद रखिएगा, हायर। हायर मतलब होता है उच्च, माइनस निम्न। क्या बोलेंगे सर? निम्न। हायर माइनस लोअर, है ना भाई। सबसे बड़ा कितना दिया भाई? 200। कितना दिया मेरे भाई? 200। सबसे छोटा कितना दिया मेरे भाई? तो बोलेंगे सर 15। यानी दोस्तों सबसे बड़ा को सबसे छोटा से घटा देंगे ना भाई, तो आपका आंसर निखर करके आपके कदमों पे चूमेगी और कहेंगे मैं ही तो हूं। ऑप्शन नंबर बी, जिसे आप बार बार ढूंढ रहे थे, आपको मिल गया ना भाई। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है परास का फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला को भी आप लोग याद रखेंगे भाई। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे कि माध्य विचलन का मान निम्नतम होगा यदि इसकी गणना डैश से की जाती है भाई। अब देखिए दोस्तों, आपको माध्य विचलन, ये आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ना होगा माध्य विचलन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा किसकी जब भी जनगणना होती है ना भाई, वह समांतर माध्य में होते हैं। कहां पे? समांतर माध्य में। आइए सर डेविएशन की बात करते हैं सर। क्या पूछा गया भाई? यदि, गौर से सुनिएगा फिर से नंबरिकल, यदि किसी आंकड़ों का मानक विचलन, याद रखिए दोस्तों, मानक विचलन अगर 32 है तथा समांतर माध्य अगर 100 है तो विचलन का गुणांक क्या है? एकदम फॉर्मूला लिखे प्यारा तरीके से। विचलन का क्या लिखेंगे मेरे भाई? गुणांक। क्या बोलेंगे साहब? विचलन का गुणांक। ठीक है ना भाई, याद रखिएगा। और हाँ, जब आप लोग क्लास 12 को ज्वाइन करेंगे ना, तो ये डायरेक्टली आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगी। वहां पे सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाएगा, इसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताई जाएगी, देन आप लोगों को डिस्कस कराया जाएगा सब्जेक्टिव। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो 10 साल का पीवाईक्यू, 5 साल का मॉडल पेपर, सिलेक्टेड सीट, टेस्ट सीरीज, प्री बोर्ड, अभी तक जितना प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है सारा क्वेश्चन को आप लोगों को कराया जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखिएगा, 1 मार्च भूलिएगा नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो विचलन का गुणांक का जो हमारा सूत्र होती है, इस सूत्र को आपको पता होना चाहिए। तो बोलेंगे सर मानक विचलन। क्या बोलेंगे सर? मानक विचलन। क्या बोलेंगे रसगुल्ला? मानक विचलन डिवाइडेड मेरे बड़े भाई क्या बोलेंगे सर? याद है समांतर माध्य। क्या बोलेंगे सर? समांतर माध्य। क्या बोलेंगे रसगुल्ला? समांतर माध्य। क्या बोलेंगे सर? समांतर माध्य। एकदम बहुत आसान है मेरे भाई, आप ना एकदम आसानी से इसको निकाल सकते भाई। इनटू क्या करेंगे सर? 100 करेंगे। एक फॉर्मूला ये भी बनता है, और अगर लॉन्ग फॉर्मेट में जाना चाहेंगे डेविएशन का एक फॉर्मूला और आती है, आप दूसरे फॉर्मेट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे आसान फॉर्मूला, इसलिए मेरे दोस्तों मैं आपको ये आसान वाला बता रहा हूं भाई। देखिए अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मानक विचलन कितना दिया सर? हमारा 32। ओके सर। समांतर माध्य कितना दिया सर? हमारा 100। ओके सर, इनटू हमारा 100। ये देखिए मेरे भाई 100 कट गया तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई? 32। कितना आ गया सर? हमारा 32। आसानी से मेरे भाई कितना आ गया सर? 32। ओके, अगला सहसंबंध गुणांक का परास क्या होता है भाई? सहसंबंध गुणांक का जो हमारा रेंज होती है ना भाई, रेंज, वो रेंज कितना होता है? तो बोलेंगे सर -1 से +1 तक। याद रखिएगा, -1 से +1 तक इसका हमारा रेंज होता है भाई, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः ऋणात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा भाई? तो माइनस होगा भाई। क्या बोलेंगे सर? हमारा माइनस। कुछ क्वेश्चन है क्लास 11 का जिसे आपको रट्टा लगाना होगा, पर क्लास 12 में आपको रट्टा नहीं लगाना भाई। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला, कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? ये क्वेश्चन को एकदम दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप रहा है भाई। क्या बोलेंगे सर? स्पीयरमैन। क्या बोलेंगे सर? स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, क्या? सी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है भाई? खुदरा जो हमारा परिवर्तन है तो दोस्तों उसमें किसको मापा जाता है? तो बोलेंगे सर उपयोगिता कीमत सूचकांक। क्या बोलेंगे सर? उपयोगिता कीमत सूचकांक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला, पासे के कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो बोलेंगे सर वर्तमान वर्षों की मात्रा को। किसको मेरे भाई? तो बोलेंगे सर वर्तमान वर्षों की मात्रा को, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पर आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 20 है सर, निम्नलिखित में से किस सूचकांक को निर्वाह सूचकांक के नाम से जाना जाता है भाई? किस सूचकांक को निर्वाह सूचकांक के नाम से जानते भाई? तो बोलेंगे सर उपभोक्ता कीमत सूचकांक। क्या बोलेंगे सर? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। क्या बोलेंगे सर? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं सर,
बर्नियर किस देश का यात्री है भाई? ये आपको जब क्लास 12 में जाएंगे तो बर्नियर चचा के बारे में आपको पढ़ना होगा हिस्ट्री में, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। बर्नियर किस देश के यात्री है? तो बताएंगे सर हमारा फ्रांस का। कहां मेरे भाई? तो बोलेंगे सर फ्रांस का। और ये क्वेश्चन 100 नहीं, मैं 1000% की गारंटी देता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा भाई, एकदम इसको स्टार लगा लीजिए भाई। क्या कितने प्रकार का ये क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले आप लोग ये गौर कीजिए। देखिए दोस्तों, योजना आयोग जिसकी शुरुआत मेरे दोस्तों याद रखिएगा, जिसकी शुरुआत 1950 में किया गया था। योजना आयोग की शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी। मोदी आया जब से प्रधानमंत्री बनी, यानी 1 जनवरी, याद रखे भाई, 1 जनवरी 2015 को हमारा इसका नाम बदल के रख दिया क्या मेरे भाई? तो बोलेंगे सर नीति आयोग। क्या बोलेंगे सर? याद रखिएगा नीति कमीशन, नीति आयोग। क्या बोलेंगे सर? नीति आयोग। देखिए मेरे भाई, आपसे योजना आयोग पूछे या नीति आयोग पूछे, ये दोनों का जो हमारा अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है भाई। कौन होता है सर? तो बोलेंगे सर देश का प्रधानमंत्री होता है भाई। कौन होता है सर? मुस्कुराकर बोलिए, देश का प्रधानमंत्री होता है। चाहे वो नीति आयोग का पूछे या योजना आयोग का पूछे, इस बात को आप लोग याद रखिएगा भाई। आपके स्क्रीन पर आते सर अगला 23वें नंबर पे, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी भाई? तो बताएंगे सर भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना हमारा, याद रखिए दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना भाई। क्या बोलेंगे सर? 12वीं पंचवर्षीय योजना है। मेरे दोस्त, मैं आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में सबसे पहले कुछ आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा पंचवर्षीय योजना में शॉर्टकट में लिख रहा भाई योजना। पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये किस देश के संविधान से लिया गया भाई? तो बोलेंगे सर राष्ट्रीय के संविधान से लिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना कहां पे कब से शुरू हुआ था भाई? 1951 से 1956। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें 1956 से 1961। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें 1961 से 1966। ठीक है भाई। और मेरे दोस्तों, मैं आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1974 से लेकर 1979 तक। देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं भाई, ऐसा तो है बहुत कुछ। ठीक है। इसके बाद अंतिम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो 2012 से लेकर 2017, ये हमारे क्या भाई? हमारा अंतिम पंचवर्षीय योजना, जिसे हम लोग कभी बोलते हैं भाई क्या? 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्या बोलेंगे सर? 12वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, आइए सबसे पहले बात करते हैं सर प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया गया था? तो बोलेंगे सर कृषि पर ध्यान दिया गया था भाई। किस पर ध्यान दिया गया था? कृषि पर ध्यान दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया गया था मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ध्यान दिया गया था भाई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या दिया गया था मेरे भाई? तो बताएंगे सर कृषि, हाँ, अब प्लस मेरे भाई क्या बोलेंगे सर? कृषि अब प्लस उद्योग। क्या बोलेंगे सर? याद रखिए कृषि प्लस उद्योग दोनों पर ध्यान दिया गया था। और यही तीसरी पंचवर्षीय योजना है मेरे भाई, यही हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना है जहां पे दोस्तों हमारा हरित क्रांति, याद रखिए भाई हरित क्रांति। क्या बोलेंगे सर? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्या बोलेंगे रसगुल्ला? कि यही हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना है जिस पंचवर्षीय योजना के तहत हमारा हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। फिर से बोलिए भाई क्या? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और आपको मैं बताना चाहूंगा मेरे भाई कि ये जो हमारा हरित क्रांति है भाई, ये हरित क्रांति के जनक भारत में किसे माना जाता भाई? तो बोलेंगे सर डॉक्टर S.M. स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है भाई? तो बोलेंगे सर डॉक्टर बॉरलॉग को। एक बात और याद रखिएगा भाई, सब लिखना पॉसिबल नहीं है इसलिए कुछ याद रखिएगा। हमारा हरित क्रांति में कौन सा फसल को दोस्तों मान्यता प्रदान किया गया? गेहूं को। कौन सा राज्य सफल हुआ भाई? तो बोलेंगे सर पंजाब। कौन सा राज्य सफल हुआ मेरे भाई? पंजाब। इतने सारा डाटा जो मैं अभी आपके सामने लिख कर बताऊं, ये आप लोगों को एक एक करके दिल के दरवाजे पे बंद कर लेना है मेरे भाई, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन टपकेगा भाई। दूसरा बात याद रखिए मेरे भाई क्या? दूसरी बात आप लोग याद रखिएगा कि पंचवी पंचवर्षीय योजना, क्या भाई? ये हमारा पंचवी पंचवर्षीय योजना है भाई। यहाँ पे दोस्तों हमारा याद रखिएगा गरीबी, क्या बोलेंगे सर? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था भाई। क्या बोलेंगे सर? हमारा गरीबी हटाओ का नारा कौन सा पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो बोलेंगे सर पंचवी पंचवर्षीय योजना में हमारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। कौन सा पंचवर्षीय योजना मेरे शेर सरनियों? पंचवी पंचवर्षीय योजना में हमारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था भाई। इतना डाटा को आप लोग एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मेरे दोस्तों मैं आगे की ओर निकल सकूं। आइए सर, आप लोगों ने लिख लिए होंगे, मुझे उम्मीद है रसगुल्ला। आपके स्क्रीन पर आते सर अगला, एक बार जल्दी से मेरे दोस्तों एक बार देख लीजिए भाई। देख लिए? चलिए भाई मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इसे मैं मिटा देता हूं और इसके बाद क्वेश्चन पे आता हूं सर। देखिए ये हमारा आंसर हो गया 12वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत
किस वर्ष हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो भारत में नई आर्थिक नीति की अगर हम लोग शुरुआत की बात करें, देखिए नई आर्थिक नीति की अगर हम लोग शुरुआत की बात करें ना, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या बोलेंगे सर? बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जितना तारीफ किया जिस तरह होता है भाई कि हम जितना तारीफ करें उतना कम है। तो बोलेंगे सर याद रखें नरसिंह राव, क्या बोलेंगे सर? प्रधानमंत्री का नाम याद रखेगा, नरसिंह राव के शासन काल में, याद रखें दोस्तों, प्रधानमंत्री के काल में हमारा नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 को हुआ था भाई। आपके स्क्रीन पर आते सर अगला, संवृद्धि से क्या तात्पर्य भाई? आपसे क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया सर कि संवृद्धि से क्या तात्पर्य भाई? बोलेंगे सर क्या? तो वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, उत्पादक यूजी के भंडार में वृद्धि करना, परिवहन तथा बैंकिंग आदि सेवा का विस्तार करना। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सर? तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पर आते सर अगला क्वेश्चन, औद्योगिक नीति 1956 को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था? और मैं तो अभी दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में जिक्र ही नहीं किया भाई, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था 1956 से 1961 के बीच में, इसमें दोस्तों हमारे 3 उद्योगों का निर्माण हुआ था, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट। याद रखिए भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट रसगुल्ला बोकारो स्टील प्लांट जो हमारे झारखंड में है, ये दोस्तों हमारे तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारा बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना होती है भाई। कौन सा देश के सहयोग से? सोवियत संघ देश जो हमारा है, जिसे आज हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, उन्हीं देश के सहयोग से हमारा बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण हुई भाई। इससे आप लोग याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन है सर औद्योगिक नीति 1956 को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया? देखिए दोस्तों 1956, अब देखिए अगर आपको पता भी नहीं है ना भाई इस क्वेश्चन का आंसर, फिर भी आप आसानी से बता सकते हैं भाई। कैसे? तो बोलेंगे सर अभी तो बताएं सर 56 हमारे क्या है सर दूसरी में, अभी तो बताएं सर 56 क्या है सर हमारा दूसरी में। आपके स्क्रीन पर आते सर अगला, घबराए नहीं भाई, टेंशन लेने से पेंशन नहीं मिलता, इस बात को याद रखिएगा भाई। इसलिए इत्मीनान और सुकून से पढ़ाई कीजिए भाई, एकदम घबराना नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? देखिए दोस्तों कर हमारा 2 प्रकार का है। थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा कर है भाई थोड़ा डिटेल्स में आप लोग जानिए मेरे भाई। एक्चुअली क्लास 12 में आपको एक कर का चैप्टर ही पढ़ना होगा। कर हमारा 2 टाइप का होता है भाई, ठीक है। एक होता है सर हमारा प्रत्यक्ष कर, क्या बोलेंगे सर? प्रत्यक्ष कर, है ना भाई। और एक होता है दोस्तों हमारे क्या? अप्रत्यक्ष कर, क्या बोलेंगे सर? अप्रत्यक्ष, जिसे हम लोग बोलते हैं सर डायरेक्ट टैक्स, क्या बोलेंगे सर? डायरेक्ट टैक्स। इसे बोलते हैं मेरे भाई क्या? इनडायरेक्ट टैक्स, क्या बोलेंगे सर? इनडायरेक्ट टैक्स। जो दोस्तों जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है टैक्स, और अगर वही व्यक्ति को भुगतान करना पड़ता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या? प्रत्यक्ष टैक्स, क्या बोलेंगे सर? डायरेक्ट टैक्स। यानी मान के चलिए दोस्तों मैं नौकरी कर रहा हूं, ठीक है, सरकार ने कहा कि आप 50,000 रुपये आपका सैलरी है तो 5,000 रुपये टैक्स लगेगा, तो ये पैसा मुझे ही जाकर जमा करना होगा, समझ रहे? इसको बोलते भाई डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। या दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या, मैं क्लास 12 में पूरा डिटेल से बात करूंगा, फिलहाल आपको समझाता हूं भाई, ठीक है। अब प्रत्यक्ष टैक्स क्या है? तो मान के चलिए कोई सामान मैंने खरीदा, उसमें मान के चलिए दोस्तों 20 रुपया का दाम है, उन्होंने कहा कि 2 रुपया का आपको टैक्स भरना होगा, तो मैं कहूंगा ठीक है भाई मैं सामान को रख देता हूं, या तो मुझे सामान दे दीजिए, मेरा फादर आएगा वो आपको 2 रुपया टैक्स दे देंगे। बोले ठीक है भाई ले जाओ। तो मेरे दोस्तों जब हम कोई सामान खरीदते हैं और इसका टैक्स कोई अन्य व्यक्ति भी भर सकता है, इससे हम लोग बोलते हैं भाई क्या? अप्रत्यक्ष कर, यानी दोस्तों हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इसे आप लोग याद रखिएगा भाई, ठीक है। आइए सर अब बात करते हैं सर पॉइंट में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है भाई? उत्पादन। अब देखिए दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर का मतलब क्या होता है दोस्तों? जीएसटी, है ना भाई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, है ना भाई, याद रखिए जीएसटी। भारत में पहली बार जीएसटी 2017 को लगाया गया था भाई, याद रखिए भाई। कहां पे सबसे पहले? आसाम में लगाया गया था, ठीक है ना। और विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहां लगाया गया था मेरे भाई? तो बताएंगे सर फ्रांस में। विश्व में पहली बार जीएसटी कहां लगाया गया था? बोलेंगे सर फ्रांस में। कहां पे मेरे भाई? फ्रांस में। तो हमारा इनकम टैक्स क्या मेरे भाई? एक हमारा अप्रत्यक्ष टैक्स नहीं है भाई, क्या बोल रहे सर? नहीं है। देखिए दोस्तों हमारा आयकर, मतलब आयकर का मतलब होता है इनकम टैक्स। आयकर का मतलब क्या होता है भाई? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स मुझे ही जमा करना होगा, तो हम क्या कहेंगे भाई? सर इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स है। निम्न में से कौन सा देश विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश है दोस्तों जो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? इनमें से एक भी देश नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा क्या भाई? चीन। इसे याद रखिए भाई, क्या होगा सर? चीन। देखिए दोस्तों चीन जो है किसमें आगे है? गौर से सुनिए, कोयला में चीन आगे, कपास में चीन आगे, चाय में चीन आगे है। इसके बाद दोस्तों आपका
और गन्ना में ब्राजील होगा भाई, ठीक है। तो ये 3 चीज आप लोगों को फिलहाल याद रखना है। 5 चीजों में दोस्तों हमारे चीन आगे हैं। मैं आपको 3 चीज बताया, इससे आप लोग याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारतवासियों को बैंक खाते में खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? बैंक खाता खोलो भाई, सबको बोलता है मोदी, बैंक खाता खोलो। प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या बोलेंगे सर? प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपके स्क्रीन पे आते सर क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? आपको पूछा गया कि कौन इनमें से मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है, तो बोलेंगे सर याद रखिए, शिक्षा निवेश करना मानव पूंजी का स्रोत है, प्रशिक्षण निवेश करना है, स्वास्थ्य में निवेश करना है, लेकिन सड़क निर्माण करने से दोस्तों हमारे क्या भाई नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है? सबसे पहले मेरे एक बात को ध्यान से सुनेंगे, लिखना सब कुछ पॉसिबल नहीं है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलता है। इंग्लैंड चले जाएंगे आप मेरे दोस्तों, सॉरी आप मेरे दोस्तों, हाँ बिल्कुल मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप चले जाएंगे अमेरिका में चलता है दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान चले जाएंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत आएंगे तो मिश्रित। आप चले जाएंगे सोवियत संघ यानी रूस चले जाएंगे तो मेरे दोस्तों वहां पे आपको समाजवादी संघ मिलेगा भाई। क्या बोलेंगे सर? समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। तो मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस देश को विश्व अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है? मतलब कौन सा ऐसा पूरा विश्व में, पूरा वर्ल्ड लेवल में कौन सा ऐसा देश है जो सर्वश्रेष्ठ दोस्तों इकोनॉमिक्स में, मतलब पैसा कमाने में? तो बोलेंगे सर याद रखिएगा इनमें से मेरे दोस्तों आयरलैंड। उस जमाने में कब मेरे भाई? 2023 का पेपर है भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से निर्धनता का एक कारण कौन सा है? निर्धनता का मतलब होता है गरीबी, पॉवर्टी। तो बताएंगे सर गरीबी के बहुत सारे कारण है भाई। क्या? बेरोजगारी। देखिए दोस्तों बेरोजगारी से दोस्तों हमारे क्या होता है भाई? हमारे क्या होता है? गरीबी आती है। जनसंख्या दबाव, 200 को बच्चा पैदा कर लेंगे तो बेरोजगारी तो होगा ही होगा। ऋणग्रस्ता यानी दोस्तों लोन लेंगे तभी तो आप बेरोजगारी है, सॉरी मतलब गरीबी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला, तनवा किस राज्य में महिला को नवीनतम कृषि तकनीक का प्रशिक्षण के लिए चलाई जा रही एक परियोजना है भाई? ये तनवा, ये आपका एक तरह का देखा जाए तो करंट क्वेश्चन भी भाई। क्या बोलेंगे सर? करंट। तो तमिलनाडु में। क्या बोलेंगे? रसगुल्ला। तो तमिलनाडु में। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला 34, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया बागवानी के अंतर्गत नहीं आता है? बागवानी मतलब बगानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो चावल का उत्पादन, देखिए मसाला का बगान होता है, फलों का बगान होता है, चाय का बगान होता है, पर चावल के लिए खेती होता है भाई। क्या बोलेंगे सर? चावल के लिए आपका खेती होता है भाई, ठीक है। आपके स्क्रीन पर आते हैं 35, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्वनियोजित है भाई? कौन सा व्यक्ति है दोस्तों जो हमारा स्वनियोजित है? वेरी गुड भाई। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा सीमेंट दुकान का मालिक। क्या बोलेंगे सर? सीमेंट दुकान का मालिक। सरकारी विद्यालय के शिक्षक, क्या उसका बाप का विद्यालय है? नहीं मेरे भाई। सरकारी बस का ड्राइवर, क्या उसका बाप का गाड़ी है? नहीं मेरे भाई। निजी विद्यालय का शिक्षक, क्या उसका गाड़ी है? नहीं मेरे भाई। लेकिन सीमेंट दुकान का मालिक सीमेंट दुकान खुद खोला है भाई। ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे सर? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला, ईंट निर्माण करने में कार्यरत व्यक्ति को रोजगार को डैश कहा जाता है भाई? ईंट, आप लोगों को देखिए दोस्तों जो गरीब बच्चा होता है अपने पढ़ाई करने के लिए ईंट पाड़ता है भाई। क्या बोलेंगे? ईंट पाड़ता है भाई, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं दिहाड़ी मजदूरी। क्या बोलेंगे साहब? दिहाड़ी मजदूरी। काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा कहां से देंगे मेरे भाई? बताइए निम्न में से कौन ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है? सबसे पहले आप लोग जानिए कि परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, जो समाप्त हो जाती है ना भाई उसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या? याद रखिएगा परंपरागत ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा जो कभी भी समाप्त नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा, कोयला समाप्त हो जाएगी, पन बिजली समाप्त हो जाएगा, ताप बिजली समाप्त हो जाएगा। जो समाप्त हो जाती है ना भाई इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? परंपरागत। जो समाप्त नहीं होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या? सौर ऊर्जा। ठीक है, याद रखिए भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन स्वास्थ्य के लिए निर्धारण का सूचक नहीं है भाई? यहां पे आपका सूचक है, क्लास 12 में आपको सूचकांक पढ़ना होगा भाई। क्या क्लास 12 में आपको सूचकांक पढ़ना होगा? तो बोलेंगे सर साक्षरता दर। और भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों लिटरली यानी दोस्तों अगर बात करें साक्षरता में तो आपका केरल आएगा। सबसे कम पूछा जाएगा तो आपको बिहार बताना है भाई। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन, जैविक खाद्य को खेती के लिए सबसे प्रयुक्त क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं होता भाई। क्या बोलेंगे सर? इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं होता भाई। क्या बोलेंगे सर? इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं होता भाई। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला, अभी तो बताएं सर कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रजनन दर सबसे अधिक है? प्रजनन बच्चा पैदा करने का सबसे ज्यादा कहां पे मेरे भाई? पाकिस्तान में। लो भाई ये तो भारत होना चाहिए मेरे भाई, है ना, याद रखे। लेकिन उस जमाने में क्वेश्चन था मेरे भाई प्रजनन,
है ना, प्रजनन, तो बताएंगे सर पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों अभी करंट में क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा 26 तारीख को, तो आपको भारत लगाना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों एक कंप्लीटली सेट जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट था। और इसी तरह से दोस्तों अगर आप लोग और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करें, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं।